इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में, है ना। आपको पिछले वीडियो में 6.1 है ना एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन करवा चुके थे, है ना। उसमें आपको एक क्वेश्चन छोड़ दिया गया था जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, है ना। इस वीडियो में आपको स्पेशली हम बात करेंगे थेल्स प्रमेय और उसके अपोजिट जो है थेल्स प्रमेय का क्या विलोम, उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि थेल्स प्रमेय है क्या। तो देखिए सबसे पहले तो जो आप नाम देख रहे हैं थेल्स, ये कोई गणितज्ञ है ना, जो किसी त्रिभुज में क्या किए हैं, मतलब एक संबंध बताए हैं, एक प्रमेय दिए हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि त्रिभुज में जो आप एक्सरसाइज आपको जो 6 स्टार्ट किया गया एनसीईआरटी से, इसमें आपको करीब 7-8 थ्योरम मिलेंगे, है ना। जिसमें आपको इम्पोर्टेंट थ्योरम की हम बात करें तो आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट थ्योरम हो जाता है थेल्स प्रमेय, और इसी का अपोजिट है ना थेल्स प्रमेय का विलोम। इधर 2 प्रमेय आपका, और आगे बढ़िएगा आपको एक्सरसाइज 6.4 में, तो वहाँ पुनः आपको 2 अलग थ्योरम मिलेंगे, जो आपका है पाइथागोरस प्रमेय और एक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो इस चैप्टर का है ना एक्सरसाइज 6 यानी कि त्रिभुज चैप्टर का जो आपका इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मुख्य रूप से 4 थ्योरम पर हम जिक्र करते हैं, है ना। वैसे तो इसमें और भी थ्योरम पढ़ना है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका जो मेन थ्योरम की बात करते हैं तो आपका 4 थ्योरम बनता है इस चैप्टर से, अध्याय 6 से। एक थेल्स प्रमेय, दूसरा थेल्स प्रमेय का ही विलोम, और तीसरा आपका हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो चूँकि आप ज्यामिति के प्रश्न को हल तभी कर पाएंगे जब आपको उसका जो थ्योरम होगा, प्रमेय जो होगा, है ना, आपको क्या होगा, टंच होगा। यदि आपका प्रमेय आप पढ़ने से नहीं समझ पाते हैं तो ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने में आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी, है ना। तो सबसे पहले ज्यामिति के प्रश्नों को हल करने से पहले आप क्या करिए, जो प्रमेय इसका होता है उस पर क्या करिए, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आपको थेल्स प्रमेय के बारे में बता देते हैं कुछ जानकारी। एक थेल्स है और दूसरा क्या है, पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस जो थे, है ना, इन्हीं थेल्स का ही क्या थे, शिष्य थे। तो दोनों जो हैं, दोनों व्यक्ति जो हैं एक त्रिभुज से ही रिलेटेड प्रमेय दिए हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो थेल्स हैं उनका प्रमेय किसी भी त्रिभुज पर लागू होता है ना, चाहे वो त्रिभुज समद्विबाहु हो, समकोण हो, विषम बाहु, चाहे जो भी त्रिभुज, ये सभी त्रिभुज की बात करते हैं। जबकि है ना पाइथागोरस की बात करें, जो इन्हीं के क्या थे, है ना, इन्हीं के प्रयोगशाला में वो काम करते थे, मतलब एक तरह से इनका क्या थे, थेल्स का ही शिष्य थे, जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने भी क्या किए हैं, एक प्रमेय दिए हैं जो कि आज है ना काफ़ी प्रश्नों में मतलब उसका इस्तेमाल होता है पाइथागोरस का। यदि मान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय ना होता तो आपको ये जो आप त्रिकोणमिति वगैरह पढ़ते हैं शायद चैप्टर ही नहीं पढ़ने का मिलता। तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इस प्रमेय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रखता है मतलब पाइथागोरस, है ना। तो उनका जो प्रमेय था पाइथागोरस का, वो किसी स्पेशल त्रिभुज के लिए था, वो था एक समकोण त्रिभुज से, है ना। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय की हम बात करेंगे अगली बार। तो यहाँ पे आपको स्पेशली 2 थ्योरम के बारे में जिक्र किए हैं इस वीडियो में। एक है आपका थेल्स प्रमेय और इसका हम दूसरा जो है इसका विलोम भी साबित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय जो था आपको हम पहले बता चुके हैं, ये किसी भी त्रिभुज से है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो प्रमेय है, याद कर लीजिए, इसको समझ करके देखिए, लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स का कहना था, है ना, कि जिससे मान लेते हैं कि ए बी से एक त्रिभुज है, अपनी स्वेच्छानुसार आप कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं, उनका नामकरण भी चेंज कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि आप ए बी सी रखें, आप पी क्यू आर डी एफ जो रखना है रखिए, है ना। तो यहाँ पे समझने के लिए आपको हम मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। तो इसमें देखिए 3 भुजा है, एक भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी, तीसरा भुजा ए सी। तो किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के, या तो आप BC ले सकते हैं, तो BC के समानांतर देखिए हमने यहाँ पे D खींचा है। आप चाहते तो आप AB के समानांतर यहाँ पे एक रेखा खींच सकते थे, या फिर आप AC के समानांतर इस तरह से खींचते ऐसे, है ना। ये 3 कंडीशन में खींचाता, ये समानांतर होता, या फिर आप ऐसे करते तो इसके समानांतर भी खींच सकते थे। तो यहाँ पे आपको कहना है कि किसी एक भुजा के समानांतर, है ना। तो हम यहाँ पे आपको D समानांतर क्या किए, BC के समानांतर एक रेखा D खींचे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कहता है कि वो अन्य 2 भुजाओं को, बखूबी है कि यहाँ पे इसके समानांतर खींचिएगा तो ये जो रेखा D है इसकी
अन्य दो भुजाओं को, माने जिसके समानांतर उसको छोड़ करके, चूंकि ये तो इसके समानांतर है तो ये तो प्रतिच्छेद करेगा नहीं, बाकी जो दो अन्य भुजाएं हैं उनको क्या करेगा, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो दो भुजाएं बच जाती है जिसको ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ये दो खंडों में बट जाती है। तो जो भी विभाजित होकर के जो बनता है अनुपात, वो कहता है क्या होता है, आपस में समान होगा। यानी कि अगर हम डी समानांतर BC खींचे त्रिभुज ABC में, यदि हम डी समानांतर BC खींचते हैं तो डी जो रेखा है AB को D पर तथा AC को E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। इस वजह से आपका AB का दो खंड होता है AD और DB, इसका अनुपात, और AC का भी दो खंड हो जाता है AE और EC, ये दोनों का अनुपात जो होगा बराबर होगा, ऐसा थेल्स का कहना था। तो चलिए यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करते हैं प्रमेय को कि कैसे इसको साबित करेंगे। तो आपका स्टेटमेंट है थेल्स प्रमेय का, ये लिखा हुआ कथन है। चलिए इसको समझ के आप याद कर लीजिएगा। यही था प्रमेय कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे प्रमेय को साबित करने के लिए, है ना, किसी भी प्रमेय को यदि आप साबित करते हैं तो उसको 4 चरणों में बांट देते हैं। सबसे पहला चरण हो जाता है दिया हुआ है ना। तो दिया हुआ में हम लोग क्या करते हैं कि चित्रों की मदद से, है ना, उसका अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। आप जो नाम देना है, जो भी रखना है ना, आपको जो कथन जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो वर्णित कथन है, इसको अपनी भाषा में क्या करते हैं, लिखते हैं और चित्रों की मदद से समझाते हैं, है ना, या है ना, चित्र के द्वारा उसको दिखाया जाता है। चलिए यही होता है आपका दिया हुआ। जैसे यहाँ पे कह रहा था कि किसी त्रिभुज में, तो देखिए हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, उसने तो त्रिभुज का नाम लिया नहीं, किसी त्रिभुज में। तो यही होता है कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं चित्र। तो यहाँ पे हमने लिखा है त्रिभुज ABC में। आप यहाँ पे अगर त्रिभुज का नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, तो आपको वही चीज़ यहाँ नाम देना होता है। तो चलिए हम अपने चित्र से चलते हैं। तो हमने इस त्रिभुज का नाम रखा है ABC। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में D समानांतर क्या है, BC। देख लीजिए फिगर में D समानांतर BC है, खींची गई है, जो कहता है AB को D पर प्रतिच्छेद कर रहा है और AC को कहाँ पे, E पर प्रतिच्छेद कर। यही प्रश्न में आपको दिया हुआ था। बाकी क्या करना है, उसके बाद दूसरा चरण हो जाता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो कहता है कि जो अनुपात होगा विभाजित करने से वो समान होगा। तो यहाँ पे देखिए अनुपात बनता है AD और क्या, DB, और इधर बन जाता है AE और EC। तो ये दोनों का अनुपात AD/DB इक्वल टू AE/EC। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो है रचना। अधिकतर प्रमेय में आपको रचना की आवश्यकता लग ही जाती है, लेकिन कुछ कुछ प्रमेय हैं या ज्यामिति के कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनमें आपको ये तीसरा स्टेप, है ना, बनावट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ना भी लगे। तो चलिए यहाँ पे आपको रचना करना पड़ेगा। चूँकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए आपको ऊंचाई, है ना, लंब डालना आवश्यक होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने भुजा AB पर EM क्या किया है, लंब डाले, है ना। ये पूरे भुजा AB पर लंब डाला हुआ है और DN जो है भुजा AC पर क्या है, लंब डाला हुआ, और साथ ही साथ BE तथा CD को मिलाया गया। चलिए वही बात यहाँ लिखे, EM लंब AB तथा DN लंब AC खींचा गया है और B से E को तथा C से D को मिलाएं। अब इसके बाद आपका ये 3 स्टेप समाप्त हो जाता है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको कि इस निष्कर्ष तक हम कैसे पहुँचेंगे कि मेरा रिजल्ट जो लाना है ना, वो आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको 2 त्रिभुज का चुनाव कर लेना है इस प्रमेय को साबित करने के लिए। देखिए AD/DB लाना है। तो देखिए हम पहले चुनाव करेंगे त्रिभुज ADE का, है ना, और लंब लेकर के चलेंगे EM। ये भुजा AB पर लंब है, तो ये इधर की ओर चलेंगे तो एक त्रिभुज आपका ADE रखना है। और यहाँ पर देखिए कई त्रिभुज बन रहा है, जिसमें आपको ध्यान इस तरह से रखना है कि ये जो इस तरह से गया है और एक इधर है, और ये जो डॉटेड के साथ ये त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर अगर D और यहाँ पर E और B है तो ये त्रिभुज हो जाएगा DEB। और इसी के अपोजिट देखिएगा तो एक बनता है DEC, मतलब आधार को नहीं छोड़ना थी, ये जो समानांतर खींचे D इसको छोड़ना नहीं, DEB इधर के लिए और DEC उधर के लिए, है ना। दूसरी बार हम चलेंगे अनुपात में तो आपको AD के साथ इधर का फर्क त्रिभुज रखेंगे तो उधर हो जाएगा आपका DEC। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो बंदूक की तरह देख रहे हैं ना, इसी तरह से त्रिभुज बन रहा है। कहा कि देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर और बन रहा है DEC। तो अगर आप इससे चलिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रमेय उसके लिए नहीं होगा, है ना। आपको त्रिभुज का चुनाव कर लेना, चूँकि यहाँ पे कुछ रूल है जिसके तहत हम इसको साबित कर सकते हैं। तो आप DBC लीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप त्रिभुज का चुनाव करिए DEB, और इधर के लिए अगर चले दाएं तरफ के लिए तो DEC, जो बिल्कुल एक, है ना, बंदूक की आकृति का बना रहा है, इस तरह से इधर का है, और एक ये D तो यही रह जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ से आपका क्या हो जाता है, जो इधर के कंस्ट्रक्शन के इसे मैच खा रहा है ना, तो DEC, और इधर के लिए चले तो DEB। चलिए यही त्रिभुज है आपका 2 जिसके साथ हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो देखिए हम लोग लंब का इस्तेमाल करेंगे EM,
और दूसरी बार इस्तेमाल करेंगे DN। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहने वाला है, आपका लंब है ना, त्रिभुज तो वही है, तो लंब क्या कर रहे हैं, कभी EM लेकर के चल रहे हैं, दूसरी बार हम DN लेकर के चलेंगे। तो इससे आपका क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब बराबर ही होता है ना, उसका त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहली बार हम AD का जो क्षेत्रफल ले रहे हैं वो लिखना है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो चूंकि हमने ऊंचाई यानी लंब EM को माना, तो इसका संगत आधार हो जाएगा क्या है ना, AD हो जाएगा। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई EM हो गया। और उसके बाद हम बताए थे कि एक तरफ का एक ही तरफ रखिएगा, AD के साथ DE भी रखिएगा और फिर AD के साथ उधर DEC रखिएगा। तो यहाँ पे आपका DEB का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो देखिए इसका आधार यही हो जाएगा, चूँकि यही भुजा को आगे तक बढ़ाया गया, तो भुजा को आप अनंत दूरी तक बढ़ाइएगा तो ऊंचाई जो डाला हुआ है भुजा पर, तो ये देखिए आगे पीछे कक्षाओं में भी प्रमेय पढ़ना था, ये ऊंचाई आपका वही रहने वाला है। तो जो ऊंचाई आपका त्रिभुज ADE के लिए वही ऊंचाई, चूँकि वही AB भुजा पर ही लंब डाला हुआ, तो यहाँ भी इस त्रिभुज DEB का जो ऊंचाई है आपका वही रह जाएगा EM। तो जब ऊंचाई यही रह जाएगा आपका EM, तो इसी पर तो लंब डाला, तो इसका तो आधार यही हो जाएगा DB है ना। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल में क्या करेंगे कि 1/2 गुना आधार यही DB होगा और ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा EM हो जाएगा। और चूंकि अनुपात निकालना है तो एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC पढ़ते हैं तो AD पढ़ेंगे, मतलब ये कह रहा है कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और बट्टे में क्या है त्रिभुज DE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इक्वल टू क्या होगा। तो इसका देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना AD गुना EM, और नीचे देखिएगा तो 1/2 गुना DB गुना EM। तो इस तरह से 1/2 से 1/2 कट जाता है, EM से EM भी कट जाएगा, तो फाइनली आपका बच जाता है AD/DB। तो हमने एक निष्कर्ष तो निकाल लिया। चलिए अब ऊपर से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। चलिए कोई भारी थ्योरम आपका नहीं है, समझ के चलिएगा तो ये भी आपका प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि या एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। क्या रिजल्ट मिला फाइनली, तो आपका रिजल्ट मिला है AD/DB है ना। इसको हम पुकारने के लिए समीकरण क्या करेंगे, एक नाम दे देंगे। चलिए चित्र आपका नहीं मिटा देंगे ना तो रिजल्ट आपका नहीं मिलेगा है ना, चित्र से ही कर रहे हैं इसको। तो अब हम लोग को क्या करना है कि अब दूसरी तरफ के लिए है ना आपको लाना है AE/AC, एक अनुपात तो आपका मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लिखेंगे पुनः जो त्रिभुज हम यहाँ पे निकाल चुके क्षेत्रफल उसका पुनः क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। तो सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो जो हम ऊंचाई लेते हैं उसी का संगत आधार होता है। तो अगर हम DN ऊंचाई की बात करेंगे तो इसमें आधार आपको मानना पड़ेगा AE को, तो AE गुना हो जाएगा आपका DN। और उसके बाद आपको बताए थे कि जैसे हम ADE के साथ इधर बाएं तरफ लिए थे DEB, आधार यही रह गया था आपका, सॉरी आधार में आपका यही आपका जो देख रहे हो उभयनिष्ठ है दोनों में, D जो होगा DEB में पड़ता है और यही D जो है DEC में पड़ता है। तो हम दूसरी तरफ लेंगे DEC, चूँकि अब इधर ऊंचाई ले रहा है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल है ना। फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, नहीं तो आपको त्रिभुज है ना का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें गड़बड़ हो जाएगा तो रिजल्ट आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यह जो बन रहा है DEC वही रखना, ना कि BE कर देना, क्योंकि उसमें भी आपका EC आता है लेकिन ऊंचाई के लिए वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा है ना। तो उसको आपका आधार यही दोनों में उभयनिष्ठ वाला आपको रखना पड़ेगा। तो एक DEB इधर के लिए, तो DEC दाएं तरफ के लिए, तो आधार उसका आपका हो जाता है EC, आधार EC गुना और आपका ऊंचाई यही रह जाएगा है ना। इसको बढ़ाया गया है चूँकि AC पर ये लंब डाला है DN, तो हम यहाँ पर ऊंचाई DN का ही इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों क्या क्या करिए, अनुपात के लिए भाग करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसीलिए शॉर्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो पहले वाला को जो वैल्यू है 1/2 गुना है AE गुना DN, और इसका जो वैल्यू है 1/2 गुना EC गुना DN। चलिए तो ऐसा करने से आपका 1/2 से 1/2 कट जाता है, DN से DN कट जाता है ना। तो बच जाता है क्या AE/EC, AE/EC यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आ जाता है आपका, यहाँ लिख रहे हैं है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC
बराबर आपका आ जाता है ए बटा ई सी। इसको मान लेंगे कितना, समीकरण नंबर 2। तो देखिए जैसे पहले समीकरण को बनाया उसी तरह से दाएं तरफ चल करके आप दूसरा समीकरण बना लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि आप दोनों समीकरण को कंपेयर करिए कि क्या हमको जो रिजल्ट लेना है वो आया कि नहीं। तो देखिए हमको तो सिद्ध करना था कि ए डी बटे डी इधर वाला अनुपात था, दाएं तरफ ए बटे सी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 को जो RHS है वो बराबर तभी होगा जब उसके LHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसके LHS में, तो एरिया ऑफ त्रिभुज AD, एरिया ऑफ त्रिभुज ये तो बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन अगर आप बात करिएगा DB तो यहाँ पे DEC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज है। तो इसको क्या करिए, इक्वल करने के लिए देखिए कुछ कंडीशन चलता है जो यहाँ पर फिगर में समझिए। त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC, देखिए दोनों का जो आप आधार देख रहे हैं एक ही पड़ रहा है ना। त्रिभुज DEB में भी आपका DE है और त्रिभुज DEC में भी आपका DE है। तो और साथ ही साथ ये D जो है BC के क्या है, समानांतर है। तो एक 9th क्लास में थ्योरम पढ़ना था कि यदि दो त्रिभुजों का आधार एक ही हो और दोनों जो त्रिभुज हो दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो दोनों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज DEB का जो क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल होगा। तो कहने का मतलब हम ऊपर वाला तो बराबर दिखा ही चुके हैं, और ये दोनों जो आपका है उन नियम से क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। भले नाम यहाँ पे इसका DEB है, यहाँ पे नाम क्या है DEC है, लेकिन वहाँ पे जो आप देख रहे हैं फिगर में दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है और दोनों का आधार एक ही पड़ रहा है, इस वजह से उनके क्षेत्रफल समान। अगर ये 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा तो ये भी हो जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में समान है। तो चलिए इसको हम आपको चेंज करना पड़ेगा, DEB लिखिए चाहे DEC लिखिए, दोनों में से किसी एक को एक रूप में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो आपको डाल देना पड़ेगा कि चूँकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार वो है क्या, D पर, है ना, एक ही आधार D पर तथा दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। त्रिभुज DEB और त्रिभुज जो DEC है एक ही आधार D पर तथा दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो कह सकते हैं कि इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इक्वल टू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। चलता है, चलिए दिख रहा है आपका। तो यहाँ पे हम दिखा चुके कि ये दोनों का एरिया क्या है, सेम है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम कैलकुलेशन को मिटाते हैं, उसको तुलना करने का आपको छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए फाइनली हम लिख सकते हैं समीकरण 2 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण नंबर कितना से, 2 से, है ना। इसको परिवर्तित कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा DEB और DEC का एरिया बराबर था, तो यहाँ पे आपका DEC लिखा हुआ है और यहाँ पे DEB, तो इसको बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम DEC ना लिख करके क्या लिख देंगे, DEB लिख देंगे। चूँकि हम यहाँ पे दिखा चुके हैं कि दो त्रिभुजों का आधार एक ही हो और वो दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम DEB ना लिख करके DEC ना लिख करके DEB लिख सकते हैं। बाकी उसका जो रेशियो था वो तो सेम ही रहेगा, वो है आपका A बटा क्या, EC। तो इसको हम चेंज करके बना लिए हैं एक कितना, 3, है ना। वही समीकरण था आपका 2 वाला, उसको खाली हम यहाँ पे क्षेत्रफल चेंज कर दिए हैं। DEC को लिखे हैं DEB, तो 2 से आपका बन जाता है समीकरण 3, है ना। तो आपको अब कंपेयर करना है समीकरण 1 और इसमें 3 में। तो 1 और 3 को देखिएगा तो इसका LHS क्या है, हम बराबर कर चुके, इस तरह से RHS बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे कि इसीलिए समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से LHS बराबर है ना। तो इसका RHS भी बराबर होगा। AD बटे DB इक्वल टू आपका हो जाएगा AE बटा EC। चलिए यही आपको प्रमाणित करना था, यानी कि हो जाता आपका क्या, प्रूव्ड हो जाता है।
चलिए आगे देखिएगा, यह है आपका प्रमेय संख्या कितना 2, थेल्स प्रमेय का विलोम। बिल्कुल थेल्स प्रमेय के जैसा ही है ना, लेकिन इसको क्या करना है, उल्टा करना है। उसमें आपका था कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की है ना एक भुजा के समानांतर खींची जाए, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये आपसे बोल रहा है कि यदि कोई रेखा जो ये बता रहा है कि वो समानांतर नहीं, ऐसा संबंध नहीं है, लेकिन किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को वो क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है, तो सिद्ध करके दिखाइएगा कि वह जो रेखा है ना तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। यानी कि विलोम कुछ इस तरह से, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की है ना, ये आपका थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन यहाँ से, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समानांतर होती है। जबकि हम इसके पीछे वाले है ना, जबकि इसके हम अपोजिट की इसके पहले वाले प्रमेय में लिखे थे कि यदि कोई त्रिभुज की है ना किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो वो क्या करता है, जिन दो बिंदुओं पर उसको प्रतिच्छेद करती है वो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे समझ लीजिए दोनों के डिफरेंस को। जैसे हम मान लेते हैं कि यदि कोई त्रिभुज है ना, नाम दे सकते हैं ABC, और तो थेल्स प्रमेय कहता है कि इसके अगर हम समानांतर है ना किसी त्रिभुज की एक भुजा के अगर समानांतर खींचेंगे तो इस तरह से जो दो खंड बनेंगे उनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जबकि विलोम कह रहा है कि भाई हम एक रेखा खींचें इस तरह से कि ये जो भुजाएं हैं इनका अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी, है ना। समानांतर है तो हम अनुपात बराबर दिखाएंगे, और यहाँ पे अगर अनुपात बराबर दिया हुआ है तो इसके जरिए हमको चलना पड़ेगा कि ये दोनों क्या होगा, समानांतर होगा। कहने का मतलब हुआ कि थेल्स का कहना था कि अगर कोई त्रिभुज आप खींचते हैं, त्रिभुज में अगर कोई एक रेखा खींचते हैं किसी भुजा एक भुजा के समानांतर, तो इस तरह से जो अनुपात होंगे बराबर होंगे। तो इसका विलोम भी सत्य है कि अगर ऐसा होता है कि एक दोनों समानांतर खींचने से इसका अनुपात बराबर हो जाता है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज में इस तरह से खींचा जाए कि उनके अनुपात ऑटोमेटिक बराबर मिले, तो कह सकते हैं विलोम से कि ये दोनों क्या होगी, समानांतर होगी। तो यही यहाँ पे आपको साबित करना है। तो देखिए फिगर में आपका कोई चेंजिंग नहीं है। आपको नाम बदलना है तो आप नाम बदल सकते हैं ना, लेकिन आपको बनाना है विलोम में भी उसी तरह से जैसा कि हमने थेल्स प्रमेय में साबित किया। देखिए पूरा स्टेप बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पे समानांतर ये D समानांतर BC नहीं है, बल्कि हमको दिखाना है कि D और BC क्या होगा, समानांतर होगा। अपोजिट इसका दिया हुआ है कि इसका जो रेशियो जो अनुपात आएगा बांटने से है ना, प्रतिच्छेद करने से वो बराबर होगी। यहाँ लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि त्रिभुज ABC में है ना, त्रिभुज ABC में रेखा D इस प्रकार खींची गई, समानांतर नहीं, इस प्रकार से खींची गई है कि AD और DB और इधर AE और EC का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो सिद्ध करके दिखाना है कि D समानांतर क्या होगा, BC होगा। और तो देखिए रचना वही चलेगा, फिगर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ EM लंब AB तथा DN लंब AC खींचा, C से D को और B से E को क्या किया, मिलाया। वही लिखें EM लंब AB, DN लंब AC खींचा, CD एवं BE को मिलाया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए इसमें भी आपको उसी तरह से त्रिभुज का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये प्रमाण से चल रहे हैं हम लोग है ना, तीसरा चौथा स्टेप है आपका प्रमाण रहता है। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल जैसा कि हम पहले निकाले थे है ना थेल्स प्रमेय में, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो वो बिल्कुल वही चित्र आपका, कुछ भी चेंजिंग नहीं है ना। तो आधार वही AD चलेगा और ऊंचाई आपका चलेगा EM। और इधर से जो दूसरा त्रिभुज था आपको बताए थे इधर है ना DB आधार वाला ना, तो DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल निकालिएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 गुना आधार इसका DB रहेगा और ऊंचाई वही रह जाएगा EM। अब दोनों को अनुपात करना है तो भाग करेंगे, इसीलिए शॉर्ट में लिखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। चलिए अब इसका क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 AD गुना EM बटा 1/2 गुना DB गुना EM। देखिए यहाँ पे आपका EM CM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो फाइनली आ जाता है AD बटा DB, AD बटा DB यानी इसका जो क्षेत्रफल आया। चलिए इसी को यहीं पे हम मान लेते हैं, समीकरण नंबर कितना 1 मान लेते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है कि पुनः फिर से हम इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ADE का क्षेत्रफल, ADE का
त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब आपका लंब चेंज हो जाता है, DN लंब लेकर के चल रहा है, तो आधार उसका हो जाता है AE, तो लिखेंगे AE गुना DN। और उसके बाद दूसरी तरफ जो था जैसा का DE था, है ना, उधर का त्रिभुज बताए थे DEC, इसी आधार वाला DEC का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना आधार हो जाएगा आपका EC गुना ऊंचाई, क्या वही रहने वाला है DN। तो यहाँ भी इसको भाग करिए एक दूसरे से, तो शॉर्ट में लिखाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। चलिए भाग देंगे, 1/2 गुना AE गुना DN बटे 1/2 गुना EC गुना DN। चलिए ऐसा करने से यहाँ भी आपका कैंसिल, 1/2 से 1/2 और DN से DN, तो फाइनली आपका बच जाता है इधर AE बटा EC, है ना, AE बटा EC। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ शर्त दिया हुआ था, अब उससे चलेंगे कि चूँकि दिया हुआ आपका था कि AD बटे DB, है ना, शुरू में जो मिटा दिए हैं आपको लिखा हुआ था AD बटे DB अब बराबर AE बटे EC, ये आपका क्या हुआ था, दिया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से हम चलेंगे, इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से, अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 में जो है एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DB का जो मान है वो है AD बटे क्या DB, तो हम इसके जगह पे रख सकते हैं इसका क्षेत्रफल, और AE बटे EC जो है समीकरण 2 में उसका क्षेत्रफल कुछ इस तरह से अनुपात में यहाँ पर लिखा जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DB, और इधर जो अनुपात है उसका है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज इसका क्या है जी, DEC है, DEC। चलिए मिला लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो में कट जाता है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है DEC, है ना, ये वाला लिखे हैं, ये AD बटे DB और यहाँ AD बटे DEC। चलिए आगे मैनेज कर देते ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AD और इसका भी AD मैचिंग खा रहा है ना, तो अंश से अंश काट सकते, बराबर के दोनों तरफ है तो काटा जाता है, यहाँ से भी हम काट सकते हैं इसके वैल्यू को। तो इस तरह से आपका कट करके आपका फाइनली बच जाता है हर में एरिया ऑफ त्रिभुज, क्या यहाँ से लिख रहे हैं या एरिया ऑफ त्रिभुज, है ना, चूँकि दोनों का अंश में तो एक ही बचता है, तो आपका तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो ही इक्वल हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ त्रिभुज इधर हो जाएगा आपका DB और इधर आपका हो जाता है एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आपका समीकरण 1 और 2 का काम नहीं है। अब देखिए आपका रिजल्ट मिल जाता है, एरिया ऑफ त्रिभुज DE बराबर हम दिखा चुके एरिया ऑफ त्रिभुज की क्या DEC। तो देखिए पीछे वाले थ्योरम जो हम बताए थे प्रमेय में, है ना, थेल्स प्रमेय के अतिथेल्स प्रमेय में, तो उसमें आपको ये बात आपको सिखाया गया था कि अगर ये दोनों समानांतर होगा तो इसका जो समानांतर होगा तो दोनों का जो एरिया होगा मतलब DEC और DEB का क्या होगा, बराबर होगा। और हम यहाँ पे यह प्रूव करके दिखा दिए इसके विलोम में कि ये दोनों का एरिया क्या है, आपस में बराबर, वही दोनों त्रिभुज जिसको हम पहले वहाँ पे क्या दिखाए थे कि समानांतर रहने की वजह से हम क्षेत्रफल बराबर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो इसको अपोजिट कह सकते हैं कि दोनों क्या होगी, समानांतर होगी। तो यहाँ पर कंडीशन लाना पड़ेगा आपको कि चूँकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर स्थित हैं, एवं उनके क्षेत्रफल समान है, एवं उनके क्षेत्रफल समान है।
चलिए इतना दिया हुआ है ना। कंडीशन में आपका यही लिखाएगा कि चूंकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार D पर है ना, दोनों का आधार एक ही है, दोनों यहीं से देखिए DB इधर DEC, तो दोनों का आधार एक ही है और साथ ही साथ उनके क्षेत्रफल समान है। तो ये तभी संभव होता है जब दोनों रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। भी 9th क्लास का ही थ्योरम है, उसमें भी पढ़ना था है ना, वहाँ इस बात को प्रूव किया गया था है ना, कि यदि दो त्रिभुजों का आधार एक ही हो और उनका क्षेत्रफल क्या हो, आपस में समान हो, तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो ये D और ये BC क्या होगा, आपस में समानांतर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने यहाँ कंडीशन दिखा चुके हैं कि DB और DC एक ही आधार D पर और साथ ही साथ उनके क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो इस वजह से हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि D समानांतर क्या BC होगा, तभी ये क्षेत्रफल क्या हो सकते थे, बराबर। चलिए यही आपको क्या करना था, साबित करना था। चलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि क्या करिए, इसको दोनों थ्योरम को टर्न्स कर लीजिए, आपको कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको प्रश्न में दिक्कत ना हो। चलिए यही आपका 2 थ्योरम था जिसके बारे में आपको हम वीडियो में शुरू में ही जिक्र किए थे। एक था थेल्स प्रमेय और दूसरा उसी का क्या था, अपोजिट था है ना। तो देखिए फिगर वगैरह सेम बनता है, 3 स्टेप जो आपको चलते हैं दिया हुआ है, सिद्ध करना है ना, तो समझ के चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 3 स्टेप तक आपका वही होता है। प्रूफ भी जो चलते हैं लगभग सेम होता है, लेकिन है ना इसके लास्ट में थोड़ा सा कंडीशन इसका उल्टा होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, समझ के करिएगा तो आपका ये दोनों थ्योरम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग से विनती यही रहेगा कि जब भी इसको क्या करते हैं, मतलब वीडियो देखते हैं, तो साथ में कॉपी कलम किताब साथ में रखिए और जहाँ पर आपको दिक्कत होता है वीडियो रेक करके उसको समझने का प्रयास करिए और उसके बाद क्या करिए, बनाइए है ना। तो दोनों आपको जो बताया गया थ्योरम, एक था थेल्स प्रमेय और दूसरा क्या था, थेल्स प्रमेय का विलोम, उसको क्या करिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न में आपको दिक्कत ना हो। चलिए एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं। थेल्स प्रमेय में देखिए आपको यही बात बताया गया था कि यदि कोई रेखा है ना यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर के अगर कोई रेखा खींचा जाएगा तो वो क्या करेगा, उस भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा, ये थेल्स का कहना था। और यदि हम उसके विलोम चले कि अगर ये सत्य होगा तो उसका अपोजिट भी क्या होगा, सत्य ही होगा। तो वो था थेल्स प्रमेय का विलोम। तो वो था आपका कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को देखो इस तरह से प्रतिच्छेद करता है ना, कि उसके अनुपात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रूव किए कि वो जो रेखा जो इसको क्या किया है, समान अनुपात में बांटा है, वो तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो ये था कहानी आपका थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम का। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसलिए हम इस पर विशेष जिक्र किए हैं। इसके बाद आपको 2 थ्योरम की बात और की है इस चैप्टर में। एक है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो अगर एक आप कर लेते तो दूसरा उसी से निकलता है निष्कर्ष, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसमें इतना ही, और लास्ट में रिक्वेस्ट यही रहता है कि आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए है ना, लाइक करिए और लोगों तक इस वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो जाए। चलिए बाकी विशेष आपको अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्न के बारे में है ना। इसमें आपको स्पेशली हम बात किए थे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।